अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का हिस्सा दें। चंद लम्हों की चाशां के बाद एक आवाज़ उभरी, कंट्रोल फॉर ऑल स्टेशन, ओके रिपोर्ट देंगे। नंबर 5 ने अल्फ़ाबेट की ज़बान में जवाब दिया, आइसक्रीम किलो ओके। नंबर 6 कंट्रोल ने अगला कॉल साइन पुकारा, नंबर 6 आइसक्रीम किलो। नंबर 6 ने जवाब दिया। वो फर्दन तमाम पार्टियों को लगातार पुकारता गया और मुतल्लिका पार्टी लीडर जवाब देता गया। सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर इसने तमाम पार्टियों को अगले हुक्म के इंतज़ार की मदद सुनाया। यकीनन इसने पार्टियों को आगे बढ़ने या अपनी जगह पर रात गुजारने का इंतज़ार करने की बाबत हुक्म सुनाना था। मैं भी वाकी टाकी बंद किए बगैर मगर इंतज़ार कर रहा था। 10 से 15 मिनट के बाद एक मरतबा फिर तमाम पार्टियों को अपनी जगह पर ठहराकर सुबह सवेरे तक पेशकदमी की कार्रवाई मुहर करने का हुक्म सुना दिया गया। मैंने वाकी टाकी बंद करते हुए कहा, मतलब वो डर गए हैं? नहीं यार, एक स्नाइपर को रात के वक्त इस जंगल में ढूंढना यकीनन भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। उन्होंने जंगल को तकरीबन घेरे में ले लिया है। कल दिन की रोशनी में इत्मीनान से अपना शिकार ढूंढ लेंगे। अगर आप ठीक होते तो क्या हम यहीं बैठे इनका इंतज़ार करते रहते? तो कहाँ जाते? इस जंगल से निकल भागते। वो जितनी भी कोशिश कर लेते, चुपके पर अपने आदमी चप्पे पर अपने आदमी तैनात नहीं कर सकते। इनके घेरे में कई शिकाफ होंगे। ज़ीशान, आते वक्त दुश्मन की बेखबरी में इन रास्तों से गुजरना इतना मुश्किल नहीं था। हमने नक्शे को भी बस सरसरी नज़र में देखा था। आज दिन को मैं बड़ी बारीकी से इलाके का नक्शा खंगाल चुका हूँ। इस जंगल के मशरक़ की तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है, जंगल की जानब इस सारा सिलसिला सीधी कड़ी चट्टान पर मुश्तमिल है, जिन्हें नक्शे की ज़बान में एस्कारपमेंट कहते हैं, और ऐसी चढ़ाइयों को कोपमा हिसर कर सकता है। मगरबी जानब इनके किसी सेक्टर का बेस है, गालबन आप जैसे लाली सेक्टर बता रहे थे, और उसी पहाड़ी सिलसिले पर इनकी 2 और पोस्टें भी मौजूद हैं। सादा अल्फाज में कहो तो इस जानब से इस वक्त बाग निकलना, जबकि पोस्टों की सेंट्री चुरंगों को नहायत दुश्वार बल्कि नामुमकिन है। शमाल की जानब तंग दार की रोड और सफ़ेद नाला है। ये दोनों रास्ते खुली किताब की मानंद हैं, और सब से बढ़कर यह रास्ता दुश्मन के इलाके की तरफ जाता है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस सिमत को निकलने की कोशिश करेगा। अब रह गई जनूब की सिमत, तो इस जानब चुपके की निगरानी की कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आप मुझे खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बस सूरत हाल का सही तजिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा छोड़े सर, पेट पूजा करते हैं। मैंने समा पैक से बुने हुए चने के बिस्किट निकाल कर खाना शुरू कर दिया। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर बिस्किट थे। चंद बिस्किट ही आदमी को 24 घंटे की तवानाई मुहैया कर देते हैं। यही बिस्किट उस्ताद सादक के पास भी मौजूद थे। मेरी तरगीब पर इसने भी बिस्किट चबाने शुरू कर दिए। इसने बिस्किट खा कर कहा, पानी मुझे भी पिलाना। ये लें, पहले आप पी लें। मैंने अपनी जगह से सिर कर वाटर पाइप इनकी जानब बढ़ा दिया। बहुत मीठा पानी है इस चश्मे का। सैर होकर पानी पीने के बाद इसने वाटर पाइप मेरी तरफ जानब बढ़ा दिया। बाकी सर, बहुत उम्दा पानी है। अच्छा, आप आराम कर लो, क्योंकि सुबह एक लम्हे के लिए नहीं सो सकेंगे। ठीक है, मगर पहले आपका पाँव देख लूँ। ठीक है, मगर पहले मैं आपका पाँव देख लूँ। मैं उस्ताद सादक की तरफ बढ़ गया। वाकई इसका पाँव काफ़ी सूजा हुआ था। सूजन पिंडली तक फैल गई थी। इसका इलाज किसी अस्पताल में ही मुमकिन था। मैंने अपनी जगह वापस आकर आंखें बंद कर ली। मेरे असाब जितने भी मजबूत होते, मेरा पहला मिशन था, और ऐसे हालात से पहली बार मेरा वास्ता पड़ा था। गुज़श्ता रात की तरह मुझे इस रात भी बस वजह सी नींद आई। बार बार आँख खुल जाती। चंद बार मैंने वाकी टाकी ऑन करके दुश्मन को भी सुनने की कोशिश की। बस एक मरतबा ने सब अच्छा देते हुए सुना। इसके अलावा खामोशी छा रही थी। सुबह सादक के वक्त मुझे उस्ताद सादक की आवाज़ सुनाई दी, ज़ीशान सो रहे हो? कोशिश तो रात भर रही, मगर कोई खास कामयाबी नहीं हुई। अच्छा, अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाओ, क्योंकि दिन भर मौका नहीं मिलेगा।
ٹھیک ہے سر، مگر آپ یقیناً میرے لیے نیچے اترنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ میرے پاس ایک مقصد کے لیے ایک شاپر موجود ہے، بس آپ کو تھوڑی زحمت کرنا پڑے گی۔ بڑی خوشی سے کہہ کر میں نیچے اتر گیا۔ نیچے اترنے سے پہلے میں نے اپنا سما پیک اور رائفل وہیں مچان میں چھوڑ دی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے فکری تقاضا پورا کیا اور فضولہ جات کو بڑی احتیاط سے زمین میں دبا دیا، کیونکہ اس سے دشمن کی ہماری موجودگی کا یقین ہو جاتا اور یہ یقیناً اس کی کوشش کو تقویت دینے کے ساتھ انہیں مزید چوکنا اور محتاط کر دیتا۔ واپس جا کر میں نے استاد صادق کے شاپر میں بند فضولہ جات کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور پھر درخت پر چڑھ کر خود کو مچان میں چھپانے لگا۔ چھپنے سے پہلے مجھے تھوڑا پانی دے دینا، بعد میں یقیناً ہمیں حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی سر، کہہ کر میں نے سما پیک سے واٹر بوتل نکالا اور استاد صادق سے واٹر بوتل لے کر آدھا پانی اس میں منتقل کر دیا۔ خود کو کیموفلا کر کے میں نے واکی ٹاکی آن کر لیا۔ پارٹیوں کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ آگے بڑھیں، لیکن احتیاط سے۔ فائر کرنے سے پہلے یہ بات مد نظر رکھیں کہ چاروں طرف آپ کے اپنے ساتھی موجود ہوں۔ کوشش یہی کرنا کہ دشمن زندہ ہاتھ لگے۔ میں ان کی باتیں سننے لگا، مگر استاد صادق نے زیادہ دیر مجھے واکی ٹاکی آن نہ رکھنے دیا۔ ذیشان، بس وائرلیس سیٹ آف کر دو، اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جی سر، کہہ کر میں نے واکی ٹاکی آف کر دیا۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد دشمن کے چند سپاہی ہمارے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ آہستہ قدموں سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے گزرتے تھے۔ گاہ وہ درختوں کے اوپر بھی نظر ڈال دیتے تھے۔ مجھے ان کے انداز میں خوف کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ آدھی گولی کا شکار ہونے سے خوفزدہ تھے۔ شام تک وہ وہیں گھومتے رہے۔ مختلف اطراف سے فائرنگ کی آواز بھی سنائی دیتی رہی۔ رات کو بھی پارٹیوں نے جنگل میں ڈیرا ڈال دیا، مگر ہماری مچان کے قریب کوئی پارٹی نہیں تھی ٹھہری تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں نے پہلے تو شبیدہ اینک لگا کر چاروں جانب کسی دشمن کے نہ ہونے کا یقین کیا اور پھر واکی ٹاکی آن کر کے کی آواز کم کر کے آن کر لیا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک گروپ کا کام جنگل میں گھس کر تلاشی لینا اور دوسرے گروپ کا کام جنگل کا گھیراؤ کرنا تھا۔ اس لیے گھیرا ڈالنے والی پارٹی کام سے اپنی اپنی جگہ موجود تھی اور تلاشی کے لیے مختلف پارٹیاں 3 اطراف سے جنگل میں داخل ہو چکی تھیں، بلکہ اندھیرا اچھا ہو جانے کے بعد بھی جنگل میں ہی تھے۔ البتہ اندھیرا اچھا جانے کی وجہ سے پارٹیوں کو اپنی اپنی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، میں نے گفتگو کی ابتدا ہی مایوس بھری خبر سے کی۔ استاد صادق نے مسکرا کر کہا، یہی خبر میرے پاس بھی ہے، مطلب اپنی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا، سنائپر کو ساری زندگی میں ہی آزمائشوں میں کری ہوتی ہے۔ ویسے پانی کے بغیر انسان کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کا انحصار تو انسان کی جسمانی حالت، ارادے، اللہ پاک کی ذات پر اعتماد اور واپس لوٹنے کی امید پر ہوتا ہے۔ ویسے سنا یہی ہے کہ پانی کے بغیر لوگ مہینہ بھر بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، بہرحال یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ درختوں کے سبز پتے پانی اور خوراک دونوں کی کمی کو پورا کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ میں دبی آواز میں ہنستے ہوئے کہا، ویسے سر، آپ پہلے بھی مختلف مشن پر سرحد پار آ چکے ہیں، کیا کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا ہے؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبتا ہوا بولا، میں اپنے پہلے مشن میں کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا، مگر مجھے اپنے استاد نے دھوکہ دے دیا۔ میں حیرانی سے پوچھا، استاد نے دھوکہ دے دیا؟ ہاں ذیشان، استاد ہاشم میرے ساتھ سینئر تھا۔ ہم دونوں ایک ہی جاڑ میں چھپے ہدف کی آمد کے منتظر تھے۔ ہدف کے نظر آتے ہی استاد کے حکم پر میں نے گولی چلائی جو ہدف کے ماتھے پر لگی تھی۔ دشمن کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ہماری بدقسمتی کے دشمن کو ہماری جگہ کے بارے اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے مجھے وہاں سے فرار ہونے کا کہا اور میری سنائپر رائفل مجھ سے یہ کہہ کر لے لی کہ اس رائفل کی فائر کے قابل نہیں رہی تھی۔ اپنی رائفل اس نے مجھے پکڑا دی تھی۔ استاد جی، آپ بھی چلیں نا، میرے لہجے میں تجربہ کاری بول رہی تھی، ورنہ وہاں سے دونوں آدمیوں کا ایک ساتھ بھاگنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ پر یہ بات استاد ہاشم کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اس نے کہا، آپ سیدھے وہاں پہنچے جہاں ہم نے گزشتہ شب گزاری تھی۔
वहाँ से पहले रुकने की कोशिश ना करना और मेरी फ़िक्र भी ना करना। मैं मरने वाला नहीं, मेरे एक दूसरा रास्ता मालूम है। मुतमन्ना बज़ात देख कर इसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, वादा करता हूँ ज़िंदा रहूँगा और ये भी अपने पास रखो, मैं आकर ले लूँगा। कम से कम ये वज़न तो आप साथ ले जाएं ताकि मुझे भागने में आसानी रहे। इसने अपना पिस्टल माँ, फालतू मैगज़ीन्स के और अपनी वाटर बोतल भी मेरे हवाले कर दी। उस्ताद जी, मैंने इकरार करना चाहा, मगर उसने कता कलामी करते हुए अपनी जेब से एक लिपटा हुआ कागज़ निकाल कर मेरी जानब बढ़ाते हुए कहा, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो इस रास्ते पर चल पड़ना। ये बिल्कुल आसान और महफूज रास्ता है। अब भागो, वरना मैं सही तौर पर दुश्मन को नहीं रोक पाऊँगा। इसकी तनबीह से पहले दुश्मन की जानब से फायर के 2-3 बरस्ट आए और मैं पीछे को कर गया। इसी वक्त हल्की सी ठाक मेरी समात से टकराई और मुझे पता चल गया कि दुश्मन अपने एक आदमी से महरूम हो गया है। घने झाड़ियों का सिलसिला इतना तवील नहीं था, मगर इन झाड़ियों की आड़ लेकर फरार हुआ जा सकता था। झाड़ियों के स्थान पर ढलवान थी, वहाँ पहुंचकर बंदा यूं भी नज़रों से ओझल हो जाता है, लेकिन यह सब इस वक्त मुमकिन था जब दुश्मन को हमारी जगह के बारे में पता ना होता। अब तो दुश्मन इस जानब मुतवज्जो हो गया था और यकीनन हमारा ताक़ब करके वो आसानी से हमें रास्ते ही में डेर लेता। अलबत्ता अगर एक आदमी इनके साथ फायर का तबादला करता रहता तो वह दूसरा आसानी के साथ फरार हो सकता था। यही सोचकर उस्ताद हाशिम ने मुझे भगा दिया था। रास्ते पर ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्द रही कि उस्ताद हाशिम वहाँ से कैसे भागेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोला करता था और इसने बड़े एतमाद से कहा था कि उसे एक दूसरा रास्ता मालूम है और मुझे वो वादा भी किया था कि वो ज़िंदा रहेगा। झाड़ियों का इलाका में झुक कर दौड़ते हुए इत्मीनान किया था, मगर ढलान से उतरते ही सीधा गिरा हो भाग पड़ा। इस नशीब में मैं अंधाधुंध होने वाली फायर से महफूज था। गुज़श्ता रात को पनाहगाह तक मैं बगैर रुके भागता चला गया। वो जगह कार्रवाई के इलाके से करीबन 3 किलोमीटर के फासले पर थी। तमाम रास्ते कानों में मुसलसल फायर की आवाज़ गूंजती रही थी। इसका मतलब यही था कि उस्ताद हाशिम मुकाबले पर डटा हुआ है। मगर जब मैं अपनी पनाहगाह से फरलांग भर के फासले पर पहुंचा तो एकदम फायर का सिलसिला मौकूफ़ हो गया। मैं झाड़ियों में छुपी छोटी सी खूह में घुसकर उस्ताद हाशिम का इंतज़ार करने लगा। नामालूम क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी परेशानी सोचों में मुख्तलिफ ख़यालात सरगर्म थे। उस्ताद हाशिम वहाँ से कैसे फरार होगा, दुश्मन को कैसे चमका देगा, कहीं दुश्मन इनका ताक़ब करते हुए इस ठिकाने तक तो नहीं पहुँच जाएगा, और क्या मुझे वहीं बैठकर इसका इंतज़ार करना चाहिए या छुपने के लिए जगह तब्दील कर लेनी चाहिए। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो उस्ताद हाशिम को फरार का जो रास्ता मालूम है वो किसी और सिमत को जाता हो, और इसीलिए तो उस्ताद ने मुझे रास्ते का नक्शा दिया था। मैंने जेब से उस्ताद का दिया हुआ कागज़ निकाल कर खोला और मेरी आँख हैरत से फैल गई। इस कागज़ में स्नाइपर राइफ़ल की फायरिंग पिन लिपटी हुई थी। उस्ताद हाशिम ने सच कहा था कि इस राइफ़ल फायर के काबिल नहीं। ये अलग बात है कि वो खराबी इसके अपने हाथों की पैदा की हुई थी। राइफ़ल की फायर पिन का कागज़ में बंद करके इसने मुझे वाज़ेह इशारा दे दिया था कि मुझे इनकी गलत बयानी के बारे में मालूम हो जाए और मैं यकीन कर लूँ कि वो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया है। लेकिन इस तरह के अपने ज़ेरे कमान की जान को बचाया गया था। इस वक्त मुझे पर खुद ब खुद इसकी आखिरी गुफ्तगू चली गई। इसने अपनी राइफ़ल ये कहकर मेरे हवाले की थी कि राइफ़ल ख़राब है, लेकिन इसके साथ इस खराबी का इलाज भी मेरे हवाले कर दिया था। और ये तो आप जानते होंगे कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफ़ल अपने जानशीन के हवाले करता है। इसने भी यही किया, मगर मुझे शक भी नहीं होने दिया। फिर इसने कहा था कि मुझे दूसरा रास्ता मालूम है। वो दूसरा रास्ता एक ऐसी सिमत को जाता है जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। और फिर इसने वादा किया था कि वो मरेगा नहीं, और यकीनन शहीद मरा नहीं होते। यहाँ ज़ीशान वो आज भी ज़िंदा है, मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। इसकी शहादत के बाद दुश्मन को खुद बहुत यकीन आ गया था कि वो बदला ले चुके हैं, मगर यहाँ भी उस्ताद चल गया था। इसने मेरे हाथ से दुश्मन का
कराया था और मैं महफूज था। यहाँ भी दुश्मन को शिकस्त हुई थी। मुझे शिद्दत से रोना आया और मैं इसे धोखेबाज को याद करके रो पड़ा। वो मुझसे अच्छा निशानेबाज था, इसका तजुर्बा बहुत ज़्यादा था। जाने क्यों इसने एक बेहतर निशानेबाज को एक नए और नातजुर्बाकार के लिए कुर्बान कर दिया था। यकीनन मैं इसे अकेला छोड़कर कभी न जाता अगर वो मुझे धोखे में न रखता। इसने कोई झूठ नहीं बोला, मगर मुझे धोखा ज़रूर दिया था। आज तक इस धोखेबाज को नहीं भुला सका हूँ यार। उस्ताद सादिक की आवाज़ में शामिल दुख मेरी आंखों में भी भिगा गया था। मैं बस खामोश बैठा इस मोहतरम उस्ताद के मतलब सोच रहा था। कुछ बातें ऐसी थी कि उस्ताद सादिक ने मुझे नहीं बताई थी, मगर मुझे खुद बहुत इनका अंदाज़ा हो गया था। उस्ताद हाशिम ने अपनी वाटर बोतल और पिस्टल यह कहकर उस्ताद सादिक के हवाले की थी कि वज़नी है, मगर असल वजह और थी। वो अपने हिस्से का पानी अपने शागिर्द के हवाले करना चाहता था और इसी तरह पिस्टल और इसके सफ़ेद राउंड भी रास्ते में उस्ताद सादिक के काम आ सकते थे। रात को सोते हुए भी मेरी सोच में उस्ताद हाशिम अपने इन दिखे हदोहाल के साथ सरहूर